नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 9 से 11 फरवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, तमाम जानकारी आपको हमेशा की तरह विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। और एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये सीरीज आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी भरपूर हेल्प हो सकती है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो पूरी निरंतरता के साथ आप हमारे वीडियोज को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? देखिए, इसका राइट आंसर हमने बताया था नीतीश कुमार, जो कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं और रिसेंटली ये नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण भी कर चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में 5 फरवरी 2024 को ये लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, लघु उद्यमी योजना की बात हुई है तो इसकी जानकारी ऑलरेडी पिछले क्लास में हमने विस्तृत तौर पर आपको दिया है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जितने भी छात्र घर बैठे रहकर 70वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, ध्यान रखेंगे बीपीएससी मेकर ऐप पर आपकी इस एग्जाम के लिए 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज संचालित है। और इसका जो अगला पेपर है, प्रैक्टिस पेपर नंबर 7, ये फुल लेंथ टेस्ट है और ये आज आपको 11 फरवरी आपको 7 बजे शाम में ये मिलेगा। और जो लोग को कन्फ्यूजन होता है, जिनको भी कि सर ये कैसे हमें भाग लेना इस टेस्ट में, तो बीपीएससी वाला जो कोर्स है, हम यहाँ पर इस कोर्स की बात कर रहे हैं। ये वाला जो कोर्स है, इस कोर्स में आप ध्यान देंगे, जो ये प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे। उसमें होगा एक टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे, उसमें 3 सेक्शन दिखेगा, वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट का। तो टेस्ट पर जाकर आप इसी कोर्स के अंतर्गत आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, आपको इस तरह का वहां पर फॉर्मेट दिखेगा जब आप इसको परचेज कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर हमने एक सुविधा ये भी डाल दिया है कि आप बार बार ये टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड बार आप टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ से अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से चीजें हमने आपके सामने अरेंज किया है, आप एक टेस्ट देंगे तो आपको अंदाजा खुद लग जाएगा। इसका पहला टेस्ट पेपर फ्री है, आप लोग जाके दे सकते हैं। अच्छा, जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो ध्यान रखेंगे, ये वाले कोर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये वाले कोर्स की। इस कोर्स को जब आप परचेज करेंगे तो आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है बीपीएससी 70। ठीक है, तब जाकर आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको भरपूर फायदा मिलेगा। और इस कोर्स में जो चीजें इंक्लूडेड है, आपको करंट अफेयर्स का पूरा मटेरियल मिल रहा है। जो ये पीडीएफ जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है वार्षिकांक 2023 का, ये भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जीके, सेक्शनल टेस्ट है 90 और इसके अतिरिक्त प्रीवियस ईयर पेपर आदि आपको मिलेंगे। कुल टेस्ट जो इस कोर्स में है वो 130 से अधिक टेस्ट है जो कि आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग शाम के 7 बजे ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करेंगे। सभी लोगों से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दिया है। किसको? तो बिहार इंटर्नशिप नीति को भी हाल ही में बिहार सरकार ने मंजूरी दिया है। और पूछा गया है कि बताएं कि इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए की छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि 10,000। अभी हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी, वहीं पर यह मंजूरी दिया गया। तो विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार इंटर्नशिप नीति या फिर स्कीम को मंजूरी दिया गया। और इस नीति की बात करें तो बिहार सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप करने पर 10,000 रुपये का स्टाइपेंड, एक प्रकार का छात्रवृत्ति दिया जाएगा। और आपको ध्यान रखना, यही यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए, हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, कुछ कंडीशन है इसमें जो कि आपको समझना है। यह राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उन्हीं के विद्यार्थियों के लिए मान्य होगा। और साथ साथ बीटेक के 7वें सेमेस्टर में उन्हें ये कह सकते हैं छात्रवृत्ति दिया जाएगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे, केवल बिहार राज्य के जो मूल निवासी होंगे वो ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। हालांकि इस तरह की कई नीतियां बिहार सरकार के द्वारा लाई गई है और समय समय पर डेली बेसिस पर हमने इस सीरीज में जब भी खबरों में रहा आपको बताया है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने
1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है, जिससे ये बहुत ज़्यादा खबरों में आया है। और हालाँकि आप लोग जानते भी होंगे कि बिहार का दूसरा एम्स जो प्रस्तावित है, हालाँकि इसके भूमि को लेकर भी कई बार हमने चर्चा किया था, आपको ध्यान होगा ये प्रस्तावित है दरभंगा में। ये भूमि की बात एक्चुअली हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम होगा कि भूमि के आवंटन को लेकर कई चीज़ें इसमें निकल कर सामने आई थी, बहुत इसमें देरी हुई और फाइनली इसका जो है भूमि जो मतलब कह सकते हैं चिन्हित करते हुए अब इसे मंजूरी भी दे दिया गया है, मतलब कहाँ पर इसका निर्माण होना है। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए पहला पार्ट है कि पटना के बाद बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा, जिसके लिए हाल ही में शोभन जो कि एक स्थान है यहीं पर जमीन चिन्हित की गई थी और जिसे अब स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर एक्चुअली हमें प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि साथ ही केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स के लिए 1264 करोड़ का बजट का भी प्रावधान कर दिया है, जिस वजह से ये अभी खबरों का विषय रहा है। चलिए अगले पॉइंट में बात करें। दरभंगा एम्स का जो निर्माण है ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। अच्छा ये तो रही बात, यहाँ पर ये बिहार का दूसरा एम्स है जो कि प्रस्तावित है और ये चीजें हमने आपको यहाँ पर बताया। लेकिन पहला एम्स जो पटना में है इसको लेकर चीजें देख लेते हैं। दरअसल बिहार का जो पहला एम्स है ये पटना में स्थापित है और आपको ध्यान यहाँ पर इस बात का रखना है कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो इन्हीं के कार्यकाल में तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत, इन्होंने 3 जनवरी 2004 को इसकी नींव रखी थी। ये यहाँ पर ध्यान रखें। हालांकि आपको बता दूं इसका जो उद्घाटन हुआ था पटना एम्स का ये 2012 में हुआ था। अच्छा दरभंगा की यहाँ पर बात हो रही है तो आपको मालूम होगा, हमने आपको कई बार जानकारी दिया है कि बिहार में अगर एजुकेशन की बात करें तो पटना के बाद बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशन हब जो है वो दरभंगा है और साथ ही साथ बिहार का जो दूसरा तारामंडल है वो दरभंगा में ही बना है। पटना में पहला तारामंडल है बिहार का और दूसरा जो रिसेंटली बना है जिसका उद्घाटन भी हुआ था, हमने आपको बताया भी था, वो कहाँ पर है तो दरभंगा में है। अच्छा कई सारी चीजें और भी है जो कि आपको मालूम होगा, इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको बतलाते रहते हैं। अब यहाँ पर जो आप ये तस्वीर को देख रहे हैं ये पटना एम्स की ही तस्वीर है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने फरवरी 2024 में अर्थात हाल ही में रेपो रेट को कितना पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इसका करेक्ट आंसर है 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया, अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इससे संबंधित पॉइंट में केंद्रीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने एक बार फिर से नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। दरअसल यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे यह लगातार छठी बार है जब रेपो रेट को 6.5 पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। यह रिकॉर्ड छठी बार है जब यह फैसला किया गया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रेपो रेट आखिर क्या है। अधिकतर छात्र जानते होंगे लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार ये शब्द सुने होंगे। आइए इसको आसान शब्दों में समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं ये आखिर है क्या। अब इसे ध्यान से देखिए, इसे आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि बैंकों को जब अपने रोजमर्रा के काम काज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ती है तब वे भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, साथ ही सभी बैंकों का एक प्रकार से संचालक भी है, तो आरबीआई अर्थात केंद्रीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेता है और इस कर्ज पर या फिर इस ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है या फिर वसूली करता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि जो अन्य बैंक अपने काम काज के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं और बदले में जो उन्हें ब्याज देते हैं वही कहलाता है रेपो रेट। लेकिन इसके विपरीत एक और आता है रिवर्स रेपो रेट। आइए इसे जानते हैं कि ये आखिर क्या है। तो रिजर्व बैंक के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बची रह जाती है तो उस रकम को रिजर्व बैंक में वे रख देते हैं और उस रकम पर जो आरबीआई उन्हें ब्याज देता है वही कहलाता है क्या तो रिवर्स रेपो रेट। तो ये चीजें आप यहाँ पर समझिएगा कि रिजर्व बैंक उस रकम पर जो ब्याज देता है उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में आपके एग्जाम में यहाँ से पहले प्रश्न अराइज हो चुके हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से संबंधित, ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पर आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई के बारे में कई चीजें ऐसे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम देख लेते हैं। एक तो आप लोग जानते हैं कि आरबीआई की जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को हुई। शायद कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहां पर ये प्रश्न नहीं पूछा गया होगा, ठीक है। हर एग्जाम में लगभग ये प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब आपसे ये स्थापना को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के आधार पर हुआ था, किस एक्ट के आधार पर हुआ था।
तो 1934 के एक्ट के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी और ये सभी बैंकों का कह सकते हैं संचालक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। 1935 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका जो कह सकते हैं हेडक्वार्टर था ये कोलकाता में था और स्थापना के 2 वर्ष पश्चात अर्थात 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। ये ध्यान रखें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये भी ध्यान रखना कि आरबीआई की जो गवर्नर की नियुक्ति है वो वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आरबीआई के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ताड़ का पेड़ और बाघ ये आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। आप यहाँ पे ये लोगो में देख सकते हैं और रिसेंटली एनटीपीसी जो एग्जाम आयोजित हुआ था वहां पर इस लोगो से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखिए अगला पॉइंट है, इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर जो है 25वें गवर्नर, जो कि 24वें गवर्नर उर्जित पटेल की जगह पे है। कौन है? तो शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर है। तो फिलहाल इतनी सारी जानकारी आरबीआई को लेकर आपको ध्यान रखना, लेकिन इनसे भी इंपॉर्टेंट एक और है, चूंकि हम लोग बात कर रहे थे शक्तिकांत दास की, तो शक्तिकांत दास को लेकर कुछ चीजें अभी हाईलाइट हुई है, वो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। दरअसल केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार की हम लोग बात करेंगे। 2023 में जो केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार दिया गया, इसके तहत गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया किन्हें? तो आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि कोविड-19 महामारी के उथल पुथल भरे दौर में यूक्रेन युद्ध के गंभीर प्रभाव के दौरान वित्तीय बाजारों का नेतृत्व करने के लिए या फिर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, ये केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के अंतर्गत जो कह सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, ये यूक्रेन के नेशनल बैंक को मिला। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है, लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ जानकारी और भी अतिरिक्त देंगे। देखिए आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिन्हें यह सम्मान मिला है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इससे पहले भी किसी आरबीआई गवर्नर को यह सम्मान मिले हैं। तो ऐसे में एक नाम आता है रघुराम राजन का, जिन्हें कि 2015 में यह अवार्ड मिला था, यह सम्मान मिला था। तो कुल मिला के बात आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि रघुराम राजन आरबीआई के पहले गवर्नर है जिन्हें कि गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया था केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के तहत। कब? तो 2015 में। और 2023 में ये दूसरे गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास। तो ये चीजें याद रखने योग्य है। चलिए आगे चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम अभी हाल ही में लॉन्च किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। आपको बता दूं कि हाल ही में 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसके तहत आपको ध्यान रखना कि इस कार्यक्रम के तहत उन छात्रों को मदद प्रदान की जाएगी जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आर्थिक कमजोरी के कारण ही वो अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही छात्रों की मदद करने के उद्देश्य अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। और आप ये ध्यान रखेंगे यह छात्रवृत्ति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप डिजाइन किया गया है और यही इसका आधार है, ये नोट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम बात कर रहे थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अभी हाल ही में कई मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर हमने एक टॉपिक दे दिया, हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप, जो कि कई बार हमने देखा कि मोबाइल ऐप जो लॉन्च होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, वो एग्जाम में प्रश्न के रूप में अराइज होते हैं। तो आइए एक एक करके इसे देख लेते हैं जो हालिया लॉन्च्ड मोबाइल ऐप है। तो एक है उल्लास, जो कि अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। दूसरा एप्लीकेशन का नाम है बाल रक्षा, जो कि केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है चौपाल, जो कि ये भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप है, ध्यान रखिएगा, और अभी हाल ही में संदीप बंसल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है अनुवादनी, जो कि भारत सरकार द्वारा रिसेंटली, ये जनवरी की बात हम कर रहे हैं, तो जनवरी 2024 में इसका कह सकते हैं शुभारंभ किया गया या फिर लॉन्च किया गया। सरपंच संवाद, जो कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है ऑल इन वन आयरिस ऐप, जो कि यस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजमार्ग यात्रा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये हालिया लॉन्च जो मोबाइल ऐप है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, यहाँ पर हमने शब्द का प्रयोग किया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ऐसे तो बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कई बार कई घोषणाएं इसमें होती है
लेकिन जो बेसिक से पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है, वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर यूँ कहें नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। इससे पहले यानी कि पिछली बार मतलब 2020 से पिछली बार की बात करें तो इससे पहले 1986 में ये जारी हुई थी नई शिक्षा नीति, ठीक है? तो उसके बाद से 1986 के बाद से ये जारी भारत में ये पहला नया परिवर्तन है या फिर यूँ कहें ये नई शिक्षा नीति है 2020 वाला, या फिर ऐसे भी इसे कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो 2020 वाला नया है, रिसेंटली है, तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं नई शिक्षा नीति 2020। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यह शिक्षा नीति या फिर यह नीति जो है ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। अगला पॉइंट है 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति अर्थात नैब को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। कब? तो 12 जुलाई 2022 को। ये इसमें से 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर विषय या फिर इस थीम के साथ 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ को लेकर आपको एक चीज याद आ रहा होगा, हमने बताया था आपको कुछ समय पहले, जब भगवान राम की मूर्ति का कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा हुआ था अयोध्या में, उसी समय यह घोषणा हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा स्थापित किया जाएगा भगवान राम का। ये बातें हमने इसी सीरीज में आपको बताया था, ये खबरों में आया था जिस वजह से हमें आपको बताना पड़ा और आपको ध्यान भी रखना है। आइए इसको लेकर चीजों को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 9 से 10 फरवरी अर्थात 9 और 10 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया। और आपको मालूम है कि ये 7वां संस्करण है और ये किस विषय पर आधारित था? तो स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर ये इसका निर्धारित थीम था या फिर यूं कहें ये इसका निर्धारित विषय था। इसमें 2-3 पॉइंट निकल कर आते हैं कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किए। और नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना, इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री, 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। और भारत की तरफ से कौन? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया था और उन्होंने भारत की ओर से इस सत्र को संबोधित भी किया था। अच्छा, यहाँ पर अगले पॉइंट में जो चर्चा हम कर रहे थे, देखिए आपको बता दूं कि हालिया घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा जो राम मंदिर है उसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ही किया जाएगा, जहां पर अभी हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अच्छा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई है, तो कब हुआ था प्राण प्रतिष्ठा? तो 22 जनवरी 2024 को, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला छठा प्रश्न है कि किनके द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों में आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 8 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। दरअसल ये लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य क्या है वो आइए समझते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अर्थात PMFBY जैसे बीमा उत्पादों का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर प्रदान करना, इसी को ध्यान में रखते हुए भी हाल ही में इस प्रकार का पोर्टल लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है जो कि स्पष्ट रूप से ये भारत के किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए ही तैयार किया गया, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अभी हाल ही में ये पोर्टल की शुरुआत की गई और इसे लॉन्च किया गया है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इसके अतिरिक्त फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक पोर्टल कृषि रक्षक पोर्टल और उसका एक हेल्पलाइन नंबर 14447 भी लॉन्च किया गया। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे अर्जुन मुंडा के बारे में, तो अर्जुन मुंडा वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय कार्य एवं कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय राजनयिक इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है। बताएं कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं? तो बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या है 7। ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे, तो विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए इसको डिटेल में जानते हैं, कुछ चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। भारतीय राजनयिक इंद्रमणि पांडे
हाल ही में 7 देशों के समूह वाले जो बिम्स्टेक है, इसके अगले 3 साल के लिए नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। ये नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंद्रमणि पांडे, जो कि अगले 3 साल के लिए नए महासचिव नियुक्त हुए हैं बिम्स्टेक के, जिसमें 7 सदस्य देश हैं। अच्छा, बिम्स्टेक के वे चौथे महासचिव होंगे कौन? इंद्रमणि पांडे। और बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में उन्होंने भूटान के तेंजिन लेकफेल का स्थान लिया है। आइए अब यहाँ पर हम जानते हैं बिम्स्टेक के बारे में। सबसे पहला पॉइंट कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है। तो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये इसका पूरा नाम होता है। अच्छा, बिम्स्टेक की बात हुई तो बिम्स्टेक एशिया क्षेत्र की एक बहुपक्षीय संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी और इसके 7 सदस्य देश हैं। और इन 7 देशों की हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन 7 सदस्यों में या फिर 7 देशों में 5 जो है ये दक्षिण एशिया से हैं और इनमें 5 में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। जबकि अन्य 2 की बात करें तो म्यांमार और थाईलैंड है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया से है। तो कुल मिलाकर जो देश इसमें शामिल है, 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। कुल मिलाकर 7 देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं। और बात हुई थी यहाँ पर इंद्रमणि पांडे की, तो इंद्रमणि पांडे अभी कह सकते हैं मतलब जो नियुक्त हुए बिम्स्टेक के नए सचिव के रूप में, तो इनसे पहले वे भारत में या फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और आप वहां जाकर हमें बताइए कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और ये वीडियो से अगर आपको लगे कि हेल्प हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो के लाइक का टारगेट हम आपको दे रहे हैं 700 लाइक का। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो रही है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है बिम्स्टेक से ही संबंधित, ये थोड़ा अलग है, इसको देख लेते हैं। बिम्स्टेक का पहला खेल आयोजन बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है। यहाँ पर हमने एक लाइन लिख के यहाँ पर हमने कॉमा दिया है। ये हमने लिखा है कि बिम्स्टेक का पहला खेल आयोजन, जो कि नाम दिया गया बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, ये बिम्स्टेक की तरफ से पहला खेल आयोजन है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहां पर यह आयोजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली। ये पहला संस्करण है इसका और ये अभी हाल ही में भारत की मेजबानी में आयोजित हुआ है। इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से समझते हैं कि बिम्स्टेक का पहला खेल आयोजन बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी भारत द्वारा किया गया। इसका आयोजन जो किया गया है 5 से 10 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य की बात करें ये बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की, तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग की जो कह सकते हैं भावना है वो पैदा करना इसका एक मूल उद्देश्य है। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका एक मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। अब इसके उद्घाटन की बात करें, आप तो जान चुके हैं नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ 5 से लेकर 10 फरवरी 2024 तक। तो इसका जो उद्घाटन है ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तथा नेपाल के युवा और खेल मंत्री दिग बहादुर लिम्बू के द्वारा किया गया। इन दोनों के द्वारा संयुक्त तौर पर इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट नवा प्रश्न है कि हालिया जारी विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। कोई भी इंडेक्स को लेकर हमने आपको बताया था भारत का स्थान तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत को कितना स्कोर मिला है। पहले जान लेते हैं यहाँ पर इसका राइट जो आंसर यह है, भारत को इसमें 38वां स्थान मिला है। तो विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 हाल ही में कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 नाम से जारी किया गया और इस रिपोर्ट के आधार पर 3.4 एलपीआई स्कोर के साथ भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर रहा। ये जो एलपीआई देख रहे हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यानी कि 3.4 स्कोर के साथ भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा है। भारत की रैंकिंग यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। कुछ तुलना हुई जो मीडिया में निकलकर बातें सामने आई है, पिछले वर्षों से तुलना करें तो भारत की रैंक 2018 में 46 बल्कि 44 से 6 स्थान और साथ साथ 2014 में 54 से 16 स्थान का सुधार हुआ है। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि 2018 में जब भारत के रैंकिंग की बात करें तो 44वां स्थान था। 2024 से इसकी तुलना करें तो इसमें 6 स्थान का सुधार हुआ। 2014 में भारत का रैंक था 54, 2024 से तुलना करें तो इसमें 16 स्थान का सुधार हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है विश्व बैंक की, तो कुछ चीजें अभी हाल ही में खबरों में रही थी कुछ समय पहले कि विश्व बैंक के 14वें व मौजूदा अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा है। और आप ये ध्यान रखेंगे विस्तृत तौर पर आपको बताया गया अजय बंगा भारतीय मूल के हैं, जो कि रिसेंटली विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं।
विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखना। एक अब यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ हाल ही में 4 से 8 फरवरी 2024 तक 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन कहाँ पर? रियाद, जो कि सऊदी अरब में एक स्थान है, यहीं पर किया गया। ये 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया 4 से लेकर 8 फरवरी 2024 तक। और इस विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा किया गया। भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में इनका नाम आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में 8 फरवरी 2024 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस भी मनाया गया है। और इसका थीम की हम बात करें तो इसका थीम था प्रेरणादायक परिवर्तन, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। ये 2023 नहीं बल्कि 2024 का सुरक्षित इंटरनेट दिवस का थीम है, प्रेरणादायक परिवर्तन, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? करेक्ट आंसर होगा इसका संबंध है महाराष्ट्र से। विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है। यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ है, घोषणा की है। और आपको ध्यान रखना है इसमें कि इस योजना का जो लाभ मिलेगा वो 65 वर्ष से अधिक आयु के उन नागरिकों को मिलेगा जो कि शारीरिक या फिर मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं। तो वैसे लोगों की पहचान की जाएगी, वैसे नागरिकों की पहचान की जाएगी, उन्हें ही इस सेवा का लाभ मिल पाएगा इसी योजना के अंतर्गत, जो कि नाम है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में 6 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिन्योरा का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? पिन्योरा का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ। तो ये थे कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश अर्थात NITISH, अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो नवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है। कंप्लीट जानकारी आपको मिल चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हमने इस टेस्ट सीरीज के बारे में दिया है, आप लोग सभी लोग इस टेस्ट को पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी तैयारी का आकलन करेंगे। यही वाला कोर्स है जो कि आपको एप्लीकेशन पे इसी कोर्स में तमाम चीजें मिलेंगी। जब आप कोर्स को परचेज करेंगे तो BPSC 70 ये प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे, जिसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।